हाँ, तो हम पढ़ेंगे संज्ञा प्रकरण। संज्ञा प्रकरण में कुछ सूत्रों में हम पहले पढ़ चुके हैं। अगला सूत्र है ओकालो अजज्रस्व दीर्घ प्लुतः। तो इस सूत्र से क्या होता है, ये सूत्र क्या कहता है? संज्ञा सूत्र है। तो उकालो, उकाल से तात्पर्य है उ का जो समय है, उ वर्ण आपने पढ़े होंगे उ। काल, काल से तात्पर्य है समय, ठीक है। अच, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ठीक है। जब हम यहां से वर्णों को निकालेंगे तो उ यानी उ का जो समय है, अच, अच के उच्चारण में यानी कि स्वर के उच्चारण में जो उ का समय है वह ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत संज्ञक होता है। कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक स्वर वर्ण एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक हो सकता है। अब एक मात्रिक किसे कहेंगे, द्विमात्रिक किसे कहेंगे, त्रिमात्रिक किसे कहेंगे? इसके लिए उदाहरण दिया उ का। उ के उदाहरण से मतलब है उश्च, उश्च, उश्चव, अर्थात एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक उकार के उच्चारण काल के समान ही काल जिस अच के उच्चारण में लगता है वह अच क्रम से ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत संज्ञक होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि स्वर वर्णों की ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत संज्ञा होती है। ह्रस्व, ह्रस्व से तात्पर्य है जिन्हें हम क्या कहते हैं, जैसे छोटा आ, ठीक है, वो क्या है, ह्रस्व स्वर है, ठीक है। दीर्घ और प्लुत, तो जब हम इनको समझेंगे तो किस प्रकार समझेंगे कि ह्रस्व, ह्रस्व से तात्पर्य है जिस अच के उच्चारण में पलक झपकने के बराबर समय लगे। कहने का तात्पर्य जैसे एक सेकंड, आज के अगर वर्तमान समय में हम देखें तो एक सेकंड का समय जिस ह्रस्व के उच्चारण में लगता है, जिस वर्ण के उच्चारण में लगता है उसे ह्रस्व कहते हैं, ठीक है। यानी कि एक सेकंड, आंख झपकना, बिजली का चमकना, ठीक है, इस आधार पर निश्चित किया गया था। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जब हम बात करेंगे वर्तमान काल में तो एक सेकंड का हिसाब लगा लो, ठीक है। तो एक सेकंड अर्थात सबसे कम जिस वर्ण के उच्चारण में समय लगे, जिस अच वर्ण के उच्चारण में सबसे कम समय लगे उसे क्या कहेंगे, हम ह्रस्व कहेंगे। ह्रस्व से दुगना, ह्रस्व से दुगना समय जिस अच के उच्चारण में लगता है उसे दीर्घ कहेंगे। ह्रस्व से दुगना जिस अच वर्ण के उच्चारण में समय लगता है उसे दीर्घ कहेंगे। और दीर्घ से भी अधिक, दीर्घ से भी अधिक, तो दीर्घ से भी अधिक जिस वर्ण के उच्चारण में, जिस ह्रस्व के उच्चारण में समय लगेगा उसे प्लुत कहेंगे। अब आपके समझ में आ गया होगा कि स्वर वर्णों की ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत संज्ञा होती है। अच वर्णों की ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत संज्ञा होती है। ह्रस्व संज्ञा किनकी होगी, दीर्घ संज्ञा किनकी होगी और प्लुत संज्ञा किनकी होगी? तो ह्रस्व संज्ञा उसकी होगी जिस अच के उच्चारण में एक सेकंड का समय लगता हो। अगर किसी वर्ण के उच्चारण में ह्रस्व से दुगना अर्थात 2 सेकंड का समय लगे तो वो दीर्घ स्वर कहलाएगा, दीर्घ अच कहलाएगा। और दीर्घ से भी अधिक यानी कि 2 सेकंड से भी अधिक का समय जिस अच वर्ण के उच्चारण में लगता है उसे प्लुत कहते हैं। तो ह्रस्व की 3 संज्ञाएं होती हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण दिया है लघु सिद्धांत कौमुदी में मुर्गे की आवाज। मुर्गे की आवाज को किस प्रकार लिखा जा सकता है?
इस प्रकार, मुर्गी की आवाज को इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। मुर्गा बोलता हुआ तो आपने देखा ही होगा, ठीक है। तो कु, पहला जो कु है वो ह्रस्व संज्ञक है, दूसरा जो कु है वो दीर्घ संज्ञक है, और तीसरा जो कु लिखा हुआ है वो प्लुत संज्ञक है, ठीक है। कहने का तात्पर्य इस वर्ण को बोलते समय कम समय लगेगा, जैसे कु, इसको बोलने में इससे अधिक समय लगेगा, जैसे कु, और इसको बोलने में इससे भी अधिक समय लगेगा, को, है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि जिस ह्रस्व वर्ण, जिस अच वर्ण के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, लगभग 1 सेकंड, बिजली का चमकना, आँख का झपकना, पलक का झपकना, ठीक है। आँख जितनी देर में हमारी झपक जाए तो आँख का झपकना, बिजली का चमकना, या हम कह सकते हैं कि 1 सेकंड का समय। तो जिसमें 1 सेकंड का समय लगे वो ह्रस्व, जिसमें दोगुना समय लगे ह्रस्व से वो दीर्घ, और जिसमें दीर्घ से भी अधिक समय लगे वो प्लुत संज्ञा कहलाता है, यानी कि उसको प्लुत कहते हैं। जैसे मुर्गे की आवाज, ठीक है। प्लुत के लिए कोई अलग से वर्ण नहीं होता, ना ही कोई मात्रा होती है, केवल इस प्रकार से एक मात्रा का प्रयोग किया जाता है। ये प्लुत को सूचित करती है कि इधर आवाज अधिक लगेगी, कहने का मतलब है इधर उच्चारण में अधिक समय लगेगा। जैसे हम बोलते हैं ओम, तो इस ओम की भी क्या हुई है, प्लुत संज्ञा हुई है। ओ की क्या हुई है, प्लुत संज्ञा हुई है। किसी भी स्वर वर्ण के बाद इस प्रकार का चिन्ह बनाना, इस प्रकार का चिन्ह लगना प्लुत संज्ञा को सूचित करता है, ये बताता है कि इस वर्ण की प्लुत संज्ञा होगी। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि एकमात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक, कहने का मतलब है ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। एक मात्रिक को ह्रस्व कहते हैं, द्विमात्रिक को दीर्घ कहते हैं, और त्रिमात्रिक को प्लुत कहते हैं। तो उकार का उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि यहाँ मुर्गे की ध्वनि को बताया। मुर्गे की ध्वनि में ये तीनों ही संज्ञाएं होती हैं, यानी कि ह्रस्व भी होता है, दीर्घ भी होता है और प्लुत भी होता है, इसलिए उ का उदाहरण दिया गया, ठीक है। इसी से सूत्र बनाया गया, उकालो अजस्रस्व दीर्घ प्लुत। तो उकाल अच ह्रस्व दीर्घ प्लुत, अर्थात उकाल, उकाल का अर्थ है उकार के उच्चारण काल के समान ही काल जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में लगता है, जिस ह्रस्व वर्ण के, सॉरी, जिस अच वर्ण के, जिस वर्ण के उच्चारण में लगता है वह अच, यानी कि उस अच को ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत कहते हैं, या उस वर्ण की अच की ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत संज्ञा होती है। अब जब इनकी ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत संज्ञा होगी तो इन ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं, तो ये लिखा हुआ है कि उस अच के ह्रस्व आदि तीनों भेदों के प्रत्येक पुनः उदात्त, अनुदात्त और स्वरित रूप से 3 भेद होते हैं। यानी कि ह्रस्व के 3 भेद होंगे, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। दीर्घ के भी 3 भेद होते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। और प्लुत के भी 3 भेद होते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो ऐसे समझ सकते हैं हम। हाँ, तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ठीक है। इन तीनों का सबसे बढ़िया उदाहरण है मुर्गे की आवाज, ठीक है। मुर्गे की आवाज इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत का। किसका? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत का। अब ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत के भी 3 भेद होते हैं।
उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ठीक है, ऐसे ही दीर्घ के भी 3 भेद होंगे, उदात्त, अनुदात्त और दीर्घ स्वरित। ऐसे ही प्लुत के भी 3 भेद होंगे, प्लुत उदात्त, प्लुत अनुदात्त और प्लुत स्वरित। अर्थात स्वर अच वर्ण की 3 संज्ञाएं होती हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। जिस वर्ण को उच्चारण में, जिस वर्ण को बोलने में सबसे कम समय लगता है, 1 सेकंड का समय लगता है, पलक झपकना, आंख के झपकने के बराबर समय लगता है, या कह सकते हैं बिजली के चमकने का जो समय होता है उतना समय जो लगता है वो ह्रस्व कहलाता है। ह्रस्व से दुगना समय जिसमें लगेगा वो दीर्घ कहलाएगा, और दीर्घ से भी अधिक समय लगेगा उसको प्लुत कहेंगे। ह्रस्व को एक मात्रिक कहते हैं, ह्रस्व को एक मात्रिक कहते हैं, दीर्घ को द्विमात्रिक कहते हैं और प्लुत को त्रिमात्रिक बोलते हैं। ठीक है, मात्राओं के अगर आधार पर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे ना, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। ह्रस्व के भी 3 भेद होते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। दीर्घ के भी 3 भेद होते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। और प्लुत के भी 3 भेद होते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के भेद से अच वर्णों के 9 प्रकार हो जाते हैं। कितने प्रकार हो जाते हैं? 9 प्रकार हो जाते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अब उदात्त क्या होता है, अनुदात्त क्या होता है, स्वरित क्या होता है? तो इनके लिए सूत्र हैं, उच्चै उदात्तः, उच्चै उदात्त। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? उच्चै उदात्त। देखो, हम जब बोलते हैं प्रत्येक वर्ण को, तो उस प्रत्येक वर्ण को बोलने के, उस प्रत्येक वर्ण को बोलने के 2 स्थान होते हैं मुख के अंदर, जहाँ से वर्ण को उच्चारित किया जाता है। एक ऊपर वाला भाग और एक नीचे वाला भाग, एक ऊपर वाला भाग और दूसरा नीचे वाला भाग। तो मुख के अंदर भागों वाले, यानी मुख के अंदर जो भाग हैं हमारे ऊपर और नीचे वाले, तो तालु आदि, तालु आदि से मतलब है कंठ है, दंत है, मूर्धा है, ये उच्चारण स्थान है कि कौन सा वर्ण किस जगह से उच्चारित होता है। ठीक है, तो मुख के अंदर भागों वाले तालु आदि स्थानों में जो अच ऊपर वाले भाग से बोला जाता है उसे उदात्त कहते हैं। कहने का मतलब है कि मुख आदि के अंदर जो हमारे उच्चारण स्थान है, जैसे मुख है, कंठ है, मूर्धा है, ठीक है, तो उनमें जो ऊपर वाले भाग से बोले जाते हैं उसे उदात्त कहते हैं। ठीक है, नीचे अनुदात्त, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो होगा नीचे प्लस अनुदात्त। नीचे अनुदात्त से तात्पर्य है कि हमारे मुख के अंदर, मैंने पहले बताया कि हमारे मुख के अंदर जब हम वर्ण का उच्चारण करते हैं तो 2 भागों से उच्चारण होता है, एक नीचे वाले भाग से और एक ऊपर वाले भाग से। ठीक है, ऊपर वाले भाग से जो उच्चारण, यानी कि जो वर्ण बोला जाएगा वो उदात्त कहलाएगा। ठीक है, अगर वही वर्ण नीचे वाले भाग से बोला जा रहा है, यदि वही वर्ण नीचे वाले भाग से बोला जाएगा तो क्या कहलाएगा? अनुदात्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अनुदात्त कहलाएगा। और यदि वह वर्ण उदात्त और अनुदात्त दोनों से ही बोला जाए, यानी कि जिस वर्ण में उदात्त और अनुदात्त दोनों ही हों उसको स्वरित बोलते हैं। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि वर्ण के 3 प्रकार होते हैं, अचवर्ण के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। मात्राओं के आधार पर भी 3 भाग हैं, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। एक मात्रिक को ही ह्रस्व कहेंगे, द्विमात्रिक को दीर्घ कहेंगे और त्रिमात्रिक को प्लुत कहेंगे।
इन तीनों की तीन तीन प्रकार की संज्ञाएं होती हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। यानी कि प्रत्येक वर्ण उदात्त हो सकता है, अनुदात्त हो सकता है, स्वरित हो सकता है। तो उदात्त किसको कहेंगे? जो मुख आदि के अंदर ऊपर वाले भाग से बोला जाएगा वो उदात्त होगा, नीचे वाले भाग से बोला जाएगा वो अनुदात्त होगा, और ऊपर और नीचे अर्थात उदात्त और अनुदात्त जहाँ दोनों का प्रयोग होता है उसे स्वरित कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे है कि ये जो 9 भेद हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, कितने भेद हो गए? 9 भेद हो गए। इन 9 भेदों के भी फिर से 2-2 प्रकार होते हैं। इन 9 भेदों के 2-2 प्रकार होते हैं, अनुनासिक और अननुनासिक, अनुनासिक और अननुनासिक, अनुनासिक। ठीक है, तो इन तीन के यानी कि ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत के 3-3 भेद होते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। और इन 9 के भी 2-2 भेद और होते हैं, अनुनासिक और अननुनासिक। तो इस प्रकार से स्वर वर्ण के 18 प्रकार हो जाते हैं। कितने प्रकार हो जाते हैं? 18 प्रकार हो जाते हैं। आगे के सूत्रों के विषय में अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।